साइंटिफिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लॉकडाउन पीरियड में आप मस्ती के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपका 10वीं का जो है बोर्ड की परीक्षा है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए समय देना आवश्यक है। गूगल और यूट्यूब पर अंग्रेजी माध्यम तथा मराठी माध्यम का बहुत सा पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है, परंतु हिंदी माध्यम की पाठ्य सामग्री अत्यंत अल्प मात्रा में उपलब्ध है। आपके इस पढ़ाई के सफर पर हम आपका कुछ सहयोग करना चाहते हैं और इसलिए मैंने अपने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह और उपग्रह की परिक्रमा तथा केपलर के 3 नियम के बारे में बताया था। केपलर का पहला नियम क्या है? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य उसके एक नाभि पर स्थित होता है। केपलर का दूसरा नियम याद है बच्चों आपको? ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। केपलर का तीसरा नियम सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग उसकी सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसको हम T² बटे R का घन बराबर के सूत्र से दर्शाते हैं। अब हम आगे जो है केपलर के नियम के द्वारा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बल को किस प्रकार जो है खोज किया, मुक्त वेग, मुक्त पतन, वैश्विक गुरुत्वाकर्षण, इन सब के बारे में अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में केपलर का नियम किस प्रकार सहायक हुआ, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केपलर के नियम के अनुसार कोई भी 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अतः यदि 2 पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। अतः F प्रपोर्शन m1 m2 बटे d² होगा, अर्थात F बराबर G m1 m2 बटे d² होगा। यहाँ पर G एक स्थिरांक है। G का SI प्रणाली में इकाई ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार कर सकते हैं। F बराबर G m1 m2 बटे d²। यहाँ पर F बराबर न्यूटन, यानी F की इकाई न्यूटन होती है, D की इकाई मीटर होती है, तो d² बराबर होगा मीटर²। m द्रव्यमान है जिसकी इकाई किग्रा होती है, किग्रा अर्थात किलोग्राम, तो m² या m1 m2 को हम m² लिख सकते हैं। तो G की SI इकाई निम्नलिखित होगी। G बराबर F d² बटे m1 m2 बराबर न्यूटन इंटू मीटर² बटे kg²। इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि पिंडों का द्रव्यमान 2 गुना कर दें तो बल 4 गुना तथा मध्य की दूरी 2 गुनी करने पर बल 1/4 हो जाता है। बच्चों, अब हम वृत्ताकार गति तथा अभिकेंद्री बल को समझेंगे। चित्र को देखकर यह स्पष्ट होता है कि जब कोई पिंड
वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। इस चित्र में पत्थर पर हाथ द्वारा एक अपकेंद्री बल कार्य कर रहा है, क्योंकि हाथ द्वारा जब तक इस पिंड पर बल लगाया जाता है तब तक पिंड वृत्ताकार गति करता है, परंतु जैसे ही हम उस बल को हटा लेते हैं तो पिंड उस वृत्त बिंदु की स्पर्श रेखा पर वृत्ताकार गति से बाहर चला जाता है। अतः जब कोई ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है तो उस पर सूर्य की दिशा में लगने वाला अभिकेंद्री बल F बराबर mv²/r होना चाहिए। यहाँ पर m बराबर ग्रह का द्रव्यमान, r बराबर ग्रह की सूर्य से दूरी, और v बराबर वेग अर्थात ग्रह के आवर्तकाल t को मान सकते हैं। अतः v बराबर वृत्त की परिधि बटे आवर्तकाल बराबर 2πr/t। F बराबर mv²/r बराबर m 2πr/t का होल स्क्वायर बटे r। v का मान रखने पर F बराबर 4m²r² बटे rt² बराबर 4m²r बटे t बराबर 4m²r बटे t गुणे r² बटे r²। ऊपर व नीचे दोनों क्षेत्रों में r² से गुणा करने पर बराबर 4m² बटे r² गुणे r³ बटे t²। केपलर के तीसरे नियम से t² बटे r³ बराबर k होता है। अतः F बराबर 4m² बटे r² k, परंतु 4m² बटे k एक अचर है। अतः F बराबर
1/r² हो जाएगा। ग्रह के परिभ्रमण के लिए आवश्यक तथा सूर्य और ग्रह के बीच लगने वाला अपकेंद्री बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यही गुरुत्वीय बल है और वह दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। इसी बल के कारण प्रत्येक पिंड को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तथा प्रत्येक पिंड के गुरुत्वीय बल के कारण ही वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं तथा गुरुत्वीय बल के कारण ही समुद्र में ज्वार तथा भाटा आता है। अब हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने आसपास के सभी पिंडों को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगने वाला बल उसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न करता है। इस नियम से पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा सदा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, अर्थात क्षैतिज सतह के लंबवत दिशा में होती है। अब हम पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी के मान का निष्कर्षण करेंगे। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित m द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल F तथा उस पर उत्पन्न होने वाले त्वरण G को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। F बराबर G(m)m/r²। यहाँ कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है। और बच्चों, आपको यह भी पता है कि F बराबर mg होता है। अतः F की जगह mg मान रखने पर mg बराबर G(m)m/r²। m कट जाएगा तो G बराबर G(m)/r² होगा। यदि पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। अतः G का मान G बराबर G(m)/r² होगा। G
एक स्थिरांक है, इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm² बटे kg² होता है। m पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसका मान 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। r पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसका मान 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। उपरोक्त सूत्र में यह मान रखने पर 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 बटे 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं। बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 गुणे 6 गुणे 10⁻24 बटे 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 गुणे 10⁻6 बराबर 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻12। नीचे जब 10⁻6 का गुणा करेंगे तो ये दोनों घात जुड़ जाएगी और 10⁻12 हो जाएगी, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और यह 10⁻12 हो जाएगा बटे 6.4 इंटू 6.4 बराबर 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻1 10⁻11 और 10⁻12 जुड़ जाएगा तो 10⁻23 हो जाएगा। 10⁻24 में से घटाने पर 10⁻+1 बचेगा बटे 6.4 इंटू 6.4। इसका गुणा भाग करने पर 0.977 इंटू 10⁻1 आता है। यह एक अपूर्ण संख्या है, इसको पूर्ण बनाने के लिए दशमलव को एक अंक हम खिसका देंगे तो 9.77 इंटू 10⁻1 होगा। 10⁻1 पहले से ही है, ये -1 और +1 कट जाएगा तो उत्तर आएगा 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसा कि आपने देखा कि पृथ्वी का गुरुत्वीकरण पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा उसकी त्रिज्या r पर निर्भर करता है, इसलिए पृथ्वी पर सभी पिंडों पर एक समान बल कार्य करता है। अब हम g के मान में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान देंगे। पृथ्वी के पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं पर g का मान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार अंडाकार होता है तथा स्वयं के परितः घूमने के कारण पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है। इसलिए g का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यदि बच्चों हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के दृष्टिकोण से पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जाते समय r का मान बढ़ता जाता है और g का मान कम होना चाहिए, परंतु यदि पृथ्वी के पृष्ठभाग में
पिंड की ऊंचाई बहुत कम होती है, इसलिए जी के मान में बहुत कम परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, परंतु यदि हवाई जहाज पर हम ध्यान दें तो वह पृथ्वी के पृष्ठभाग से 8 या 10 किलोमीटर ऊपर ही उड़ता है, तो जी के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता। पृथ्वी के पृष्ठभाग से केंद्र की ओर जाते समय आर का मान कम होने के कारण पृष्ठ पर जी का मान बढ़ना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, बल्कि जी का मान घटता जाता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र के पास जाने पर पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाले क्षेत्रफल का मान कम होता जाता है और जी का मान भी कम होने लगता है। इसी प्रकार यदि हम विभिन्न ग्रह तथा उपग्रह की तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान अलग अलग होता है और त्रिज्या भी अलग अलग होती है, तो उनके जी का मान भी अलग अलग होता है। चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 गुना होता है। मुक्त पतन करने के समय पिंड का प्रारंभिक वेग 0 होता है तथा समय के साथ साथ गुरुत्वीकरण के कारण वह बढ़ता जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे एक व्यक्ति एक पत्थर को हाथ में पकड़कर खड़ा हुआ है, तब उस समय पत्थर पर एक गुरुत्व बल कार्य कर रहा है और दूसरा उस व्यक्ति के हाथ द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, जो गुरुत्व बल को संतुलित करता है, जिससे पिंड रुका हुआ है। जैसे ही हम हाथ छोड़ देते हैं तो वह पिंड नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उसमें इस समय केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा है। अतः जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरता है तो उस गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन में पिंड का जमीन पर गिरते समय वेग और उसमें लगने वाला समय न्यूटन के समीकरणों के कारण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यदि हम इस सूत्र में u अर्थात प्रारंभिक वेग को 0 रखें तथा त्वरण a के स्थान पर g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान रखें तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं। पहला v बराबर जी टी, दूसरा s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर 2as। पृथ्वी के किसी एक स्थान पर g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी पिंडों पर समान होता है, इसलिए जब दो पिंडों को एक समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो वह एक समान समय में पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए ईस्वी सन 1590 में गैलीलियो ने इटली के पीसा मीनार से दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों को नीचे फेंका। देखने पर यह पता चला कि दोनों पिंड द्रव्यमान में अलग अलग होने पर भी एक समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचे। बच्चों, अब आपके मन में यह विचार आता होगा कि एक ही ऊंचाई से अगर एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख गिराया जाए तो उसे भी एक साथ पहुंचना चाहिए। तो बच्चों, यह सच है कि दोनों को एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हवा से लगने वाले घर्षण के कारण पंख पर ऊर्ध्वगामी बल प्रयोग होता है, जो कि गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण पंख धीरे धीरे जमीन पर नीचे आता है, जबकि हवा द्वारा पत्थर पर लगाए जाने वाला घर्षण बल न के बराबर होता है। इसलिए पत्थर पहले जमीन पर गिरता है और पंख धीरे धीरे तैरते हुए नीचे आता है। परंतु यदि इसी प्रयोग को निर्वात में किया जाए तो पंख व पत्थर दोनों ही एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि मुक्त पतन केवल निर्वात में ही संभव है। मुक्त वेग या पलायन वेग। बच्चों, अब हम इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। किसी पिंड को जब हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग निरंतर कम होता जाता है। इसका कारण यह होता है कि उस पिंड पर हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत में एक बल और कार्य करता है, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे द्वारा फेंका गया तथा पिंड जो है वो एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर रुकता है। इस बिंदु पर
हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान तथा गुरुत्वीय बल द्वारा लगाए गए बल का मान बराबर किंतु विपरीत होता है। अतः पिंड की अधिकतम ऊंचाई इसके वेग के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन के गति विषयक तीसरे समीकरण से v बराबर u² प्लस 2as। v पिंड का अंतिम वेग है जिसका मान 0 होता है तथा त्वरण a बराबर -g होता है। इसलिए पिंड की अधिकतम ऊंचाई s बराबर u² बटे 2g पर निर्भर करती है। अर्थात पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा, पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल का उतना विरोध करके उससे मुक्ति पा सकेगा। पिंड के इस प्रारंभिक वेग के मान को ही मुक्ति वेग कहते हैं। मुक्ति वेग का सूत्र हम ऊर्जा की अविनाशिता के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के बराबर होगा तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से जाने तथा पिंड के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने में आसानी होगी। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होने के कारण यह अनंत दूरी पर ही शून्य होता है। पिंड का अनंत दूरी पर अंतिम वेग शून्य पाया जाता है। अभी m द्रव्यमान वाले पिंड का अगर हम पृथ्वी के पृष्ठभाग पर तथा तो कुल ऊर्जा की हम तुलना कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गतिज ऊर्जा होती है 12 mv² और स्थितिज ऊर्जा होती है -g m/m/r। तो कुल ऊर्जा यानी E1 होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² -g m/m/r। अगर यही ऊर्जा का मान हम अनंत दूरी पर निकालें तो अनंत दूरी पर गतिज ऊर्जा होती है 0। स्थितिज ऊर्जा होगी -g m/m/∞ यानी 0। तो कुल ऊर्जा यानी E2 होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर 0। अब ऊर्जा की अविनाशिता के नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो E1 बराबर E2 होगा। अर्थात 1/2 mv² -g m/m/r बराबर 0। v² बराबर -2gm/r। v बराबर करनी में 2gm/r बराबर करनी में 2gr बराबर 2 करनी में 2 गुणे 9.8 गुणे 6.4 इंटू 10⁻6 बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। या दूसरे ग्रहों पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यानों के प्रारंभिक वेग उनके मुक्ति वेग से अधिक होना आवश्यक होता है ताकि ये यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अन्य ग्रहों पर आसानी से जा सके। आशा है मेरे इन 2 वीडियो के द्वारा आपको गुरुत्वाकर्षण का पाठ पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसके किसी भाग में आपको कोई दुविधा है तो आप कृपया उसको कमेंट सेक्शन में डालें जिससे हम उसको दूर कर सकें। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें जिससे इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके।